सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, डायमंड्स इन द डस्ट। ये जो बुक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे वीडियो में बुक्स के सारे भी जितने भी मेजर कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये बुक के लिए कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट ये कि सौरभ मुखर्जी, रक्षित रंजन और सलिल देसाई, मतलब ये मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर करके जो कंपनी जो उन्होंने फाउंड करी है, ठीक है, उन्होंने ये बुक जो है वो लिखी है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे मेजर कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं इस बुक के अंदर, बुक के चैप्टर 1 के अंदर जो डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे मतलब जैसे हमने चैप्टर का नाम देखा कि वहाँ पे चैप्टर का नाम है 4 मिथ्स, ठीक है, जो इंडियन इन्वेस्टिंग में जनरली यहाँ पे लोगों को रहता है। तो वो क्या है? तो सबसे पहला है कि गोल्ड जो है वो आपको एक कि आपका जो वेल्थ है वो प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा जनरली एक मिथ है मार्केट में। तो ये अगेन बुक के अंदर ऑथर्स ने ये डिस्कस किया है कि यहाँ पे गोल्ड जो है वो जनरली कि एट मोस्ट आपको इन्फ्लेशन बीट कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आपका अगर वेल्थ अगर ग्रो करवाना है तो वो गोल्ड जो है वो एक सही एसेट क्लास नहीं है। और अगेन यहाँ पे गोल्ड के बारे में क्यों बात किया गया है? क्योंकि जब एक रिपोर्ट आरबीआई की तरफ से पब्लिश हुआ तो वहाँ पे ये मेंशन किया गया था कि इंडियन की जो एवरेज हाउस होल्ड है, ठीक है, तो उनकी 11% वेल्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड एसेट्स में लगी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्कस किया कि गोल्ड जो है वो एक अच्छा एसेट क्लास नहीं है कि जो आपको एक आपका वेल्थ जो है उसको वो क्रिएट करके दे, ग्रो करके दे। फिर सेकंड यहाँ पे मिथ है कि रियल एस्टेट जो है वो मेरी वेल्थ जो है उसको ग्रो करा सकता है। मतलब जनरली ये परसेप्शन रहता है कि मैं एक नया फ्लैट ले लेता हूँ या नया एक घर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह का एक लॉजिक यहाँ पे इंडिया में जनरली चलता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे बुक के अंदर यही डिस्कस किया गया है कि रियल एस्टेट जो है कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, कि वो आपको इतना वेल्थ क्रिएट करके नहीं दे सकता है। क्योंकि इंडिया का जो कि यहाँ पे अगेन बुक के अंदर दिया है कि इंडिया में जो हाउस प्राइस है, ठीक है, रियल एस्टेट के जो प्राइजेस है वो बहुत ही ओवर वैल्यूड है कंपेयर टू अदर कंट्रीज जैसे कि यूएसए है, सिंगापुर है। तो इस मतलब यहाँ पे हम भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी एसेट क्लास अगर ओवर वैल्यूड है, ठीक है, तो वहाँ से पैसा बनाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए ये मिथ है कि रियल एस्टेट से आपका पैसा, आपकी वेल्थ जो है वो ग्रो होगी। फिर तीसरा यहाँ पे डिस्कस किया है कि डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे यही कि डिस्कस किया गया है कि डेट म्यूचुअल फंड जो है वो क्या है। डेट म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता क्या है कि यहाँ पे जनरली जब भी आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो वो फंड मैनेजर जो है वो कि कोई कंपनी के जो बॉन्ड्स वगैरह है उसको जाके परचेस करेगा। बट यहाँ पे बहुत सारे रिस्क है, वॉलेटिलिटी भी हमें जितना लगता है उतना कम नहीं है। हाँ, सर्टेनली स्टॉक मार्केट से पॉसिबल है कि वहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है वो कम होगी, बट वहाँ पे रिस्क जो है वो भी रिटर्न जो है वो भी कम है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हमें लगता है कि भाई ये रिस्क फ्री रिटर्न है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे भी अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई, ठीक है, तो बॉन्ड होल्डर को पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि डेट म्यूचुअल फंड से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपकी वॉलेटिलिटी कम रहेगी, रिस्क कम रहेगा, ऐसा नहीं होता है। और फाइनली यहाँ पे ये बोला हुआ है कि मतलब हम सबको लगता है कि भाई मैं जो है वो स्टॉक मार्केट को टाइम कर सकता हूँ। मतलब कि अगर मैं प्रिडिक्ट कर लूँ कि इकोनॉमी जो है वो अच्छा कर रही है, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट भी अच्छा करेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर इकोनॉमी कि वर्स्ट पीरियड से जा रही है तो स्टॉक मार्केट जो है वो पॉसिबली अच्छा भी करे। या तो अगर स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं करता है तो पॉसिबली उनकी जो अंडरलाइंग कंपनीज है, ठीक है, सम ऑफ द कंपनीज की जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, उनके कि फाइनेंशियल्स वगैरह स्ट्रांग है, उनके पास अपॉर्चुनिटी भी है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो कंपनीज जो है वो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकती है। तो अभी ये 4 मिथ्स हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। तो अभी रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है कि इक्विटी जो है, मतलब स्टॉक्स जो है वो बेटर वे है आपकी वेल्थ को बिल्ड करने का, ग्रो करने का। यहाँ पे अगर आप इंडेक्स में भी अगर आप सिंपली अगर आप अपने पैसे लगा देते हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको मिनिमम आपको कि 12% जितना आपको रिटर्न वहाँ पे भी मिल जाता है। मतलब निफ्टी या सेंसेक्स जो है वो 12% जितना रिटर्न ओवरऑल ईयर ऑन ईयर देता रहता है, ठीक है। तो इक्विटीज जो है वो इस चार एसेट क्लास जो अभी हमने डिस्कस किया, 4 तो नहीं बट 3, तो वहाँ पे इक्विटी जो है वो बेटर है। फिर दूसरा है कि जनरली ये मार्केट में परसेप्शन है कि अगर रिस्क हाई है तो रिटर्न हाई होगा, ऐसा जनरली होता है। बट ऐसा जनरली है नहीं। मतलब जब इन लोगों ने रिसर्च वगैरह किया तो उन्होंने बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो हमारे जो रिटर्न है वो भी हाई होंगे। तो मतलब
कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे आप कम रिस्क लेके भी अच्छा सा अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो वो कैसे है वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। फिर फाइनली यहाँ पे यही है कि हमें जो रिस्क है स्टॉक मार्केट में वो बहुत ही कम करना है। यहाँ पे फिर हमने बुक के अंदर 4 अलग अलग रिस्क दिखाए गए हैं। अकाउंटिंग रिस्क मतलब कि कंपनी कुछ अपने नंबर्स के साथ कुछ चालमेल करती है, ठीक है, तो वो हो गया अकाउंटिंग रिस्क। फिर है रेवेन्यू रिस्क, मतलब इंडिया की अभी की जो अपना पर कैपिटा इनकम जो है, ठीक है, वो बहुत ही कम है। तो इसकी वजह से कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ सकते और इसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है वो भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कंपनी टू कंपनी ये डिफर कर सकता है। फिर है प्रॉफिट के बाद, प्रॉफिट रिस्क के बारे में बात है। मतलब इंडिया में जनरल यही है कि अगर एक कंपनी किसी बिजनेस में अगर वो आ गई है, ठीक है, किसी सेगमेंट में, तो वहाँ पे मतलब अगर वो अच्छा कर रही है, मार्जिन्स वगैरह अच्छे हैं, तो बाकी के 10 प्लेयर भी उसमें घुस जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा प्रॉफिट रिस्क। और फाइनली है लिक्विडिटी रिस्क, मतलब अभी इंडिया का जो मार्केट है अभी वो थोड़ा मतलब अभी तो बहुत सारा मैच्योर हो चुका है, बट अभी भी हमें कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मतलब लिक्विडिटी होनी चाहिए मार्केट में। अगर आपको कभी भी अगर आपके एसेट जो है, फाइनेंशियल एसेट्स है लाइक स्टॉक्स, तो अगर आपको उसको सेल करना है कभी भी, तो वो आपको मतलब अगर मार्केट में अगर लिक्विडिटी होगी तब जाके आप उसको विदाउट एनी इम्पैक्ट आप उसको डायरेक्टली मार्केट में सेल कर पाओगे, ठीक है। तो ये 4 रिस्क यहाँ पे दी गए हैं। तो ये ही रिस्क जो है उसको हमें कम करना है और फिर भी हमें रिटर्न बनाना है। तो फाइनली सॉल्यूशन क्या दिया गया है कि CCC, मतलब सबसे पहला है कि क्लीन अकाउंट्स होना चाहिए। आप जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करो उसमें आपको मेक श्योर करना है कि उसके जो अकाउंटिंग की जो बुक्स है वो क्लीन है। अभी वो कैसे हम पता कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स वगैरह जो है उसमें डिस्कस किया गया है, तो वहाँ पे हम थोड़ा देखेंगे। फिर दूसरा है कि कंपिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। कोई भी कंपनी के पास जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे कंपिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। उसके एंट्री बैरियर्स जो है वो ज़्यादा होने चाहिए, वो जो जिस इंडस्ट्री में है वहाँ पे, ठीक है, ताकि नए अगर कंपटीटर को अगर उसमें एंटर भी करना है, ठीक है, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और फाइनली हमें देखना है कि कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। कैपिटल एलोकेशन मतलब कि लेट्स से कि अगर कंपनी के पास अगर बहुत सारा कैश अगर पड़ा हुआ है अपनी बैलेंस शीट पे, तो वो कुछ अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन ना कर दे, या तो मतलब कुछ ना मतलब कुछ ऐसा कर दे कि जो मतलब कि जहाँ पे लेट्स से कि अगर उसने 100 रुपये का अगर कोई किसी चीज़ का अगर परचेस किया था, ठीक है, तो वहाँ से उसको कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा है या ऊपर से उसको खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो हम बस यही देखना है कि ये 3 चीज़ें हमें देखनी है। कैपिटल एलोकेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, कंपिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए उस कंपनी के पास, और फाइनली जो उसकी जो अकाउंटिंग बुक्स है वो क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। तो बस यही मेन चीज़ें इस चैप्टर के अंदर दी गई है। बाकी के हम धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर्स भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, हम थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।